अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुनसिफ स्पेशल में आप तमाम का तहे दिल से खैर मकदम है। हमेशा की तरह मैं आपका मेज़बान खलील फरहाद अहम मौजू को लेकर हाजिर हूँ। लेकिन आज कोई अहम मौजू नहीं बल्कि एक अहम शख्सियत की सवाने हयात हम मुनसिफ स्पेशल में देखेंगे। 20 अक्टूबर एक ऐसे अरब लीडर की मौत का दिन है जिसने न सिर्फ अफ्रीका बल्कि अरब ममालिक के इत्तेहाद का ख्वाब देखा था। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ अरब अफ्रीकी मुल्क लीबिया के साबिक सरबरा मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के बारे में। तो नाज़रीन, बिना कोई देर किए प्रोग्राम मुनसिफ स्पेशल की शुरुआत करते हैं। तनाज़ात और तज़ादात से भरपूर ज़िंदगी गुजारने वाले लीबिया के रहनुमा कर्नल मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की शाहाना ज़िंदगी, अफसोसनाक ज़वाल और दर्दनाक मौत अपने आप में तवील दास्तान है। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी तवील तरीन अरसे तक बरसर इक़्तिदार रहने वाले अरब रहनुमा थे। 41 बरस पहले एक नौजवान फ़ौजी अफसर की हैसियत से हुकूमत पर कब्ज़ा करके लीबिया के हुक्मरां बने थे। आइए सबसे पहले मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की शुरुआती ज़िंदगी और उनके फैमिली के बारे में जानते हैं तफसील से। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी 7 जून 1942 को मगरबी लीबिया के रेगिस्तानी इलाके सिरते के एक टाउन में पैदा हुए। उनके वालिदैन बेहद गरीब थे। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के वालिद मोहम्मद अब्दुल सलाम बिन हामिद बिन मोहम्मद उर्फ मनियार ऊंट और बकरियां चराते थे। उनके वालिद का इंतकाल 1985 में हुआ। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की वालिदा का नाम आयशा था जो एक घरेलू खातून थी। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की वालिदा का इंतकाल साल 1978 में हुआ। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के वालिदैन गैर तालीम याफ्ता थे, इसलिए उन्होंने मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की तारीख़ पैदाइश का रिकॉर्ड नहीं रखा और इसीलिए मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की तारीख़ पैदाइश को लेकर तज़ाद भी है। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की 3 बड़ी बहनें भी थीं। बचपन से ही मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने लीबिया पर यूरोपियन कॉलोनीज के तसल्लुत का दौर देखा था। अपने लड़कपन में ही उन्होंने अपने मुल्क को इटली के हाथों गुलाम होते देखा। साल 1945 में लीबिया फिर एक मर्तबा बरतानिया और फ्रांसीसी फौजियों के जेर तसल्लुत आ गया। इब्तिदाई तालीम। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की इब्तिदाई तालीम मजहबी माहौल में हुई, जिन्हें इलाके के ही एक इस्लामी उस्ताद ने तालीम दी। माशी बदहाली के बावजूद मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के वालिद ने उन्हें तालीम दिलवाई। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के लिए मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी अपने वालिदैन से दूर रहा करते थे। वह हफ्ता भर मस्जिद में रहते थे और वहीं रातों में सो जाते थे और हफ्ते के आखिर में 20 किलोमीटर का सफर तय करके अपने वालिदैन से मिलने जाते थे। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की तालीम के तई दिलचस्पी और लगन उनके इलाके के बच्चों के लिए मिसाली थी। बाद-ए-ज़ां मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के वालिदैन साउथ सेंट्रल लीबिया के इलाके फिजान के टाउन सबहा मुंतकिल हुए। मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के वालिद को वहां एक कबायली लीडर के यहाँ केयर टेकर की नौकरी मिल गई और इसी इलाके में मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को सेकेंडरी स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। तालीम के तई रग़बत लगन ने होनहार मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी को स्कूल में मशहूर कर दिया। यहाँ उनके कई दोस्त बने। बढ़ती उम्र के साथ मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने अरब दुनिया में होने वाली सियासी और जंगी उथल पुथल का बग़ौर जायजा लिया। साल 1948 में अरब इसराइल की होने वाली जंग, 1952 में मिस्र का इनकलाब, 1956 का सुइज क्राइसिस भी उन्होंने देखा। सियासी जिंदगी। तालीमी दौर के दौरान मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने सियासत में भी दिलचस्पी दिखानी शुरू की। इस सिलसिले में उनके सियासी हीरो बने मिस्र के सदर गमाल अब्दुल नासिर।
مصر کے سابق صدر جمال عبد الناصر مغربی کالونیز اور یہودیت کے سخت مخالف تھے۔ مصری صدر عبد الناصر کی کتاب فلاسفی آف دی ریولیوشن نے معمر قذافی کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اکتوبر 1961 میں معمر قذافی نے ملک میں ہو رہے احتجاج میں حصہ لینا شروع کیا۔ اس دوران سیریا کے عرب جمہوریہ سے الگ ہونے کے دوران ہوئے ایک احتجاج کے موقع پر انہوں نے الکوہل فروخت کرنے والی ایک ہوٹل کے شیشے توڑ دیے تھے، جس کے بعد وہ مقامی انتظامیہ کی توجہ کا مرکز بنے۔ تاہم انہیں سبھا سے اپنی فیملی سمیت نکال دیا گیا۔ اس کے بعد معمر قذافی مصراتہ منتقل ہوئے، تاہم انہوں نے یہاں اپنی تعلیم جاری رکھی اور کسی بھی سیاسی پارٹی میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ ملٹری ٹریننگ۔ معمر قذافی نے بنغازی میں واقع یونیورسٹی آف لیبیا میں تاریخ کا عمیق مطالعہ کیا۔ معمر قذافی کے ریکارڈ کے مطابق 1963 میں انہوں نے بنغازی کے ہی رائل ملٹری اکیڈمی میں اپنی ملٹری ٹریننگ کی شروعات کی۔ لیبیا میں اس وقت مسلح افواج کو برطانوی ملٹری کی جانب سے ٹریننگ دی جاتی تھی، جس پر معمر قذافی کافی ناراض رہا کرتے تھے، اور اسی ناراضگی اور غصے کی وجہ سے انہوں نے انگریزی زبان کا استعمال بھی ترک کر دیا تھا۔ سال 1965 میں معمر قذافی نے ملٹری اکیڈمی سے گریجویشن کیا اور آرمی سگنل کارپس میں کمیونیکیشن آفیسر کی پوسٹ حاصل کی۔ اپریل 1966 میں معمر قذافی کو یونائٹڈ کنگڈم میں آگے کی ٹریننگ کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس دوران معمر قذافی کی انگریزی، برطانیہ اور برطانیہ کے ملٹری اہلکاروں کے ساتھ ناراضگی اور غصہ بڑھتا ہی گیا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح لندن میں اپنے دن گزارنے کے بعد وہ کافی پر اعتماد اور فخر کے ساتھ اپنے ملک واپس لوٹے۔ لیبیا میں سیاسی اتھل پتھل اور معمر قذافی کے بڑھتے قدم۔ 1960 کے بعد لیبیا کے صدر ادریس کی حکومت کی شہرت دن بدن گھٹنے لگی۔ کرپشن اور قبائلیوں کی بغاوت بھی بڑھنے لگی۔ بعد ازاں 1967 میں ہونے والی 6 روزہ جنگ کے دوران مصر کی اسرائیل کے ہاتھوں شکست بھی لیبیا میں بہت اثر انداز ہوئی۔ لیبیا کی عوام نے ادریس حکومت کو اسرائیل کا حمایتی پایا، جس کے باعث لیبیا کے بنغازی اور ترپولی سمیت کئی علاقوں میں مغرب مخالف پرتشدد احتجاج شروع ہوئے۔ لیبیا کے ورکروں نے مصر کے تئیں اظہار یگانگت کرتے ہوئے آئل ٹرمینلز بند کر دیے۔ ایسے میں معمر قذافی کی فری آفیسر موومنٹ بھی کافی طاقتور ہو چکی تھی۔ لیبیا کے اقتدار پر قبضہ۔ سال 1969 کے وسط میں لیبیا کے صدر ادریس ترکی اور یونان کے دورے پر روانہ ہوئے۔ تب معمر قذافی نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ 1 ستمبر 1969 کو معمر قذافی نے لیبیا کے ایئرپورٹس، پولیس ڈپوٹس، ریڈیو اسٹیشن اور سرکاری دفاتروں پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پورے لیبیا کے اقتدار پر قبضہ جما لیا۔ جونیئر افسر کے پوسٹ میں ہی معمر قذافی نے اپنے دیگر ساتھی فوجی افسروں کے ساتھ مل کر فری آفیسرز موومنٹ کو مزید طاقتور بنایا اور لیبیا کے شاہ ادریس کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے بغیر خون بہائے اقتدار پر قبضہ کرنے کا کارنامہ انجام دیا۔ کامیاب بغاوت کے بعد قذافی ریولیشنری کمانڈ کونسل کے چیئرمین اور لیبین آرمی کے چیف آف دی آرمیڈ فورسز منتخب ہوئے اور لیبیا کو عرب ریپبلک لیبیا کا نام دیا۔ بطور لیبیائی سربراہ معمر قذافی کی سرگرمیاں۔ اقتدار پر قابض ہونے کے بعد قذافی نے لیبیا میں اپنے منفرد طریقے حکومت کو متعارف کروایا۔
मोहम्मद कज़ाफ़ी का सियासी फलसफा इसलिए भी मुनफरिद था कि वह उनका खुद साख्ता था और दुनिया में राइज कम्युनिज्म और सरमायादाराना निजाम से अलग था। इसको दुनिया में तीसरी आलमी थ्योरी के तौर पर देखा गया। ये तरीक व अंदाज हुक्मरानी अरब नेशनलिज्म और सोशलिज्म का इम्तिजाज था। अरब कौम परस्ती के इस सरपरस्त को अपने इब्तिदाई दौर में इस वजह से मकबूलियत भी हासिल हुई, जबकि मुल्क में इस्लामी अक़दार के खिलाफ सरगर्मियों को बंद कर दिया गया। शराब और जुए पर पाबंदी लगा दी गई। 1977 में जमाहरिया के नाम से एक ऐसा निजाम बनाया जिसमें बज़ाहिर इख्तियारात अवाम पर मुश्तमिल हजारों पीपल्स कमेटियों के हाथ में थे, लेकिन अमलन माहिरीन के मुताबिक कर्नल क़ज़ाफ़ी ही तमाम इख्तियारात का सरचश्मा थे। क़ज़ाफ़ी के अपने खित्ते के मुमालिक में बड़ा असर व रसूख भी था और तेल पैदा करने वाले मुमालिक की तंजीम ओपेक में भी कर्नल ने अपने काफी हिमायती पैदा कर लिए थे, जिसकी वजह से 70 की दहाई में तेल की पैदावार में कमी करके अमेरिका व यूरोप को तवानाई के बहरान का भी उन्होंने शिकार कर दिया था। कर्नल क़ज़ाफ़ी 70 की दहाई से ही अरब कौम परस्ती के अलमबरदार रहे। उन्होंने लीबिया को उस वक्त के मिस्री, शामी और उर्दूनी रहनुमाओं के साथ कई मुआहदों में भी मुंसलिक किया। 1988 में जब लॉकरबी में जहाज को तबाह करने का इल्जाम लीबिया के बाशिंदों पर लगा और क़ज़ाफ़ी ने उनको आलमी अदालत के हवाले करने से इनकार कर दिया, तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लीबिया पर माशी पाबंदियां आयद कर दी गई। तो अरब मुल्कों ने इस मौके पर लीबिया की हिमायत से गुरेज किया, जिसकी वजह से क़ज़ाफ़ी अरब कौम परस्ती के शहर से निकल आए और उन्होंने अफ्रीकी अक़वाम का ब्लॉक तश्कील देने की कोशिशें शुरू कर दी। कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी दुनिया भर में मुख्तलिफ आज़ादी की तंजीमों के भी पुष्ट पनाह और मददगार रहे, जिनमें तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और अफ्रीका की कई तंजीमें शामिल हैं। अपने अंदाज हुक्मरानी की वजह से मगरबी ताकतें क़ज़ाफ़ी को आलमी अमन के लिए खतरा समझती थी और अक़वाम मुत्तहिदा ने 1979 से लेकर 2006 तक लीबिया को इन मुमालिक की फहरिस्त में शामिल किए रखा जो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर्स कर रहे थे। 1986 में भी अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़वाज ने बर्लिन धमाकों के रद्दअमल में कर्नल क़ज़ाफ़ी की रिहाइशगाह और लीबिया के एक बड़े इलाके पर बमबारी की थी, जिसमें कर्नल क़ज़ाफ़ी की बेटी हलाक हो गई थी। नाज़रीन, प्रोग्राम मुनसिफ स्पेशल में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी लीबिया के मर्द आहन मोहम्मद क़ज़ाफ़ी की जिंदगी की दास्तान जारी रहेगी। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम मुनसिफ स्पेशल में आपका खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं लीबिया के साबिक़ सरबराह मोहम्मद क़ज़ाफ़ी के बारे में। साल 2000 से पहले लीबिया के जो हालात थे, जिस तरह से मोहम्मद क़ज़ाफ़ी ने लीबिया पर हुक्मरानी की, उसकी पूरी तफसील आपने देखी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं साल 2000 के बाद के हालात जो मोहम्मद क़ज़ाफ़ी के दौर में हुए। आइए देखते हैं। 2003 में इराक में सद्दाम हुकूमत के सुकूत के बाद कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी ने अपनी आलमी तन्हाई खत्म करने का फैसला किया और लॉकरबी वाक़े का मुकदमा स्कॉटलैंड के कानून के तहत हॉलैंड में चलवाने पर रजामंदी जाहिर की। बरतानिया के साथ एक समझौते के तहत उन्होंने अपने खुफिया इदारे के एक साबिक अहलकार अब्दुल बासित अल मगराही को भी हॉलैंड के हवाले कर दिया। अदालत ने इस मुकदमे में अल मगराही को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि लीबिया ने लॉकरबी वाक़े में मरने वालों के विरसा को हर्जाने के तौर पर कई अरब डॉलर भी अदा किए। चंद माह बाद ही कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी ने लीबिया के जोहरी और कीमियाई हथियारों के प्रोग्राम को खत्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद मगरब ने उनको कबूल करने का ऐलान किया, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी लीबिया पर से पाबंदियां हटा दी।
मुनफरिद तरीके अपनाने के लिए मशहूर कर्नल कज़ाफ़ी अक्सर टेलीविजन पर क़ीमों में मुक़ीम दिखाई देते, जहां वो गैर मुल्की रहनुमाओं का इस्तक़बाल भी करते, जबकि कहा जाता है कि उनके ज़ाती मुहाफ़िज़ों में ख़वातीन की अक्सरियत थी। अरब क़यादत के हवाले से कर्नल कज़ाफ़ी के अक्सर दिगर अरब रहनुमाओं से इख्तिलाफ़ात भी रहे हैं। काहिरा में अरब लीग के सरबराह इजलास के दौरान तो उनकी सऊदी बादशाह अब्दुल्ला से सरेआम तू तू मैं भी हुई थी। कर्नल कज़ाफ़ी की उम्र 68 बरस थी और उनकी जानशीनी के हवाले से कहा जाता है कि वो अपने बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी को तैयार कर रहे थे। लीबिया में उनके पूरे दौरे इख्तिदार में खुफिया इदारों की बुनियाद पर इस्तवार एक निहायत ही सख्त गिर निज़ाम रहा। इसी निज़ाम के अंदर उन्होंने पहले सोशलिज्म, सरमायादारी और इस्लाम के कुछ पहलुओं को मिलाकर अपनी सब्ज किताब पर मुबनी सियासी नजरियात पेश किए। अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में उन्होंने अपने खिलाफ किसी भी तरह की मुखालिफत को इंतहाई बेदर्दी से कुचल कर रखा। 2011 के आगाज में बादशाही निज़ाम, आमरियतों और उनके पैदा करदा लोगों के इक़्तिसादी मसाइल के खिलाफ ट्यूनिस से शुरू होकर मिस्र और दिगर अरब रियासतों तक फैलने वाली अवामी तहरीक जब मार्च में लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के इक़्तिदार के साथ टकराई, तो इस तहरीक को सख्त रियासती मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और ये तहरीक रियासती ताकत के आगे अमलन बेबस नजर आने लगी। लेकिन अमेरिका और दूसरे नेटो ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत से लीबिया पर चढ़ाई कर दी और बागियों को अस्करी इमदाद फराहम करने के साथ साथ खुद भी फिजाई हमले शुरू कर दिए। 30 अप्रैल 2011 को बाबुल अजीज या कंपाउंड पर नेटो के फिजाई हमले में कज़ाफ़ी के सबसे छोटे बेटे और एक नवासी और 2 पोते मारे गए थे। 29 अगस्त को कर्नल कज़ाफ़ी की अहलिया सफिया, बेटी आयशा और 2 बेटे हनीबल और मोहम्मद सरहद अबूर करके पड़ोसी मुल्क अलजायर चले गए थे। आयशा कज़ाफ़ी ने अलजायर के एक सरहदी कस्बे में आमद के चंद घंटे के बाद ही एक बच्ची को जन्म दिया था। उससे पहले उनके 3 बच्चे थे। इनमें से एक बेटी अपने मामू के साथ तराबलस में बाबुल अजीजिया पर नेटो के मज़कूरा फिज़ाई हमले में मारी गई थी। 1970 में सफिया प्रकाश नामी खातून से शादी के बाद, जो पेशे के लिहाज से एक नर्स थी, कज़ाफ़ी के 7 बच्चे हैं। कज़ाफ़ी की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले बहुत कम अरसा बरकरार रहने वाली उनकी शादी से उनका एक और बेटा भी है। मोहम्मद कज़ाफ़ी। मुअम्मर कज़ाफ़ी की पहली शादी से उनके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद कज़ाफ़ी 1970 में पैदा हुए। तालीम के लिहाज से वो कंप्यूटर साइंसदां हैं। सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी। कज़ाफ़ी के दूसरे बेटे सैफुल इस्लाम 1972 में पैदा हुए। उन्होंने मईशत और फन तामीर की तालीम तराबलस, वियना और लंदन से हासिल की। अलसादी कज़ाफ़ी। कज़ाफ़ी के ये बेटे सन 1973 में पैदा हुए। उन्होंने लीबिया की अस्करी एकेडमी से तरबियत हासिल की और अपने वालिद की तरह कर्नल के ओहदे पर फाइज रहे। मोहतसिम बिल्ला कज़ाफ़ी। सन 1975 में पैदा होने वाले कज़ाफ़ी के इस बेटे ने लीबिया और मिस्र से अस्करी तरबियत हासिल की। अपने वालिद से इख्तिलाफ के बाद आर्जी तौर पर वो मिस्र मुंतकिल हो गए। ताहम कुछ अरसे बाद उन्हें लीबिया वापस आने की इजाजत दे दी गई और 17 अक्टूबर 2011 को वो अपने वालिद के हमरा बागियों के हाथों मारे गए। आयशा कज़ाफ़ी। मुअम्मर कज़ाफ़ी की इकलौती साहबजादी आयशा 1976 में पैदा हुई। तालीम उन्होंने तराबलस और पेरिस से हासिल की। पेशे के एतबार से वो वकील हैं और साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के बाद उनका दिफा करने वाले वकीलों के ग्रुप में भी शामिल थी। सन 2006 में उनकी शादी हुई।
हनीबल कज़ाफ़ी 1977 में पैदा होने वाले कज़ाफ़ी के साहबजादे लीबिया की अस्करी एकेडमी से ग्रेजुएट हैं। सैफुल अरब कज़ाफ़ी के इन साहबजादे के बारे में ज्यादा मालूमात मंजर आम पर नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जर्मनी के शहर म्यूनिख से तालीम हासिल की। कामिस कज़ाफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तराबलस में कज़ाफ़ी के घर पर होने वाले फिजाई हमले में जाँ बहक होने वाले कज़ाफ़ी के ये सबसे छोटे बेटे थे और जिंदगी भर अवाम की नजरों से दूर रहे। रूस से उन्होंने अस्करी तरबियत हासिल कर रखी थी। जब अमेरिका ने नेटो ममालिक को साथ मिलाकर लीबिया पर हमला किया और मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत खत्म की, उस वक्त इस हमले के तरह तरह के जवाब तराशे गए और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने और अपने हमले को जायज साबित करने के लिए अमेरिका ने कई झूठ बोले। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने सिविल आबादी पर उठाए जाने वाले मजालिम की वजह से लीबिया पर हमला किया, जबकि कुछ लीबिया के तेल के ज़खायर को हमले की अहम वजह मानते हैं। लेकिन कुछ दूरअंदेश लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि यह हमला सिर्फ और सिर्फ गोल्ड बैक्ड करेंसी की वजह से किया गया। हिलेरी क्लिंटन की मंजूर आम पर आने वाली 3000 से ज्यादा ईमेल से जहां और कई इंकशाफात हुए हैं, वहीं लीबिया पर अमेरिका के हमले की असल वजह भी सामने आ गई है। हिलेरी क्लिंटन की ईमेल से इंकशाफ हुआ है कि लीबिया के हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफ़ी एक नई करेंसी मुतारिफ करवाना चाहते थे जिसकी बुनियाद सोने पर रखी जाना थी। इस करेंसी को इक़्तिसादियात की ज़बान में गोल्ड बैक्ड करेंसी का नाम दिया जाता है। कज़ाफ़ी ये जानते थे कि उनका ये ख्याल उनकी तबाही का बास होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फौजी हमले के चंद महीनों बाद भी इसने तमाम अफ्रीकी और मुस्लिम ममालिक को दावत दी कि आए और सोने या चांदी के सिक्कों पर मुश्तमिल हकीकी दौलत पर कारोबार करें और खुसूसन अपना तेल डॉलर्स के बजाय सोने के एवज फरोख्त करें। ये वो ख्याल था जो दुनिया के माशी तवाज़ुन को मगरिब की तरफ से हटाकर मुस्लिम दुनिया के हक में झुका देता। ऐसा पहले भी हो चुका था। साल 2000 के करीब इराक के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया था कि वो अपना तेल यूरो में बेचेंगे, ना कि डॉलर में, और यही वो असल वजह थी जिसकी वजह से बिना कोई ठोस वजह और सबूत के इराक पर चढ़ाई कर दी गई और सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाकर ही दम लिया गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी के भी इक़दाम का मकसद डॉलर और यूरो को नीचा दिखाना था, जो अमेरिका समेत दीगर यूरोपीय ममालिक को किसी भी सूरत कबूल नहीं था। इसीलिए अमेरिका ने नेटो ममालिक के साथ मिलकर लीबिया को तबाह करने का मंसूबा बनाया और मुअम्मर कज़ाफ़ी का डॉलर और यूरो की दुनिया पर हुक्मरानी ख़त्म करने का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। सोने के सिक्कों या दूसरे अल्फाज में हकीकी दौलत का तिजारत में इस्तेमाल, ये वो चीज़ है जो कि दुनिया के माशी उफ़क़ पर गहरे असरात मुरत्तिब करने की ताकत रखता है, और न सिर्फ दुनिया के उफ़क़ पर बल्कि इसके अलावा यही वो रास्ता है जो कि गरीब अफ्रीकी ममालिक समेत ग़ुलाम मुस्लिम दुनिया को भी माशी तौर पर मगरिब से आगे ले जाने की सलाहियत रखता है, और यही वो वाहिद वजह भी है जो कि इन मगरिबी खुदाओं को किसी सूरत में मंजूर नहीं है। दुनिया की तारीख में शाही ख़ानदानों से बाहर किसी मुल्क पर तवील तरीन हुक्मरानी करने वाले लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी 20 अक्टूबर 2011 को अमरीकी हिमायत याफ्ता बागियों के हाथों शहीद हो गए। इस तरह उन्होंने लीबियन बागियों की हुकूमत मुखालिफ तहरीक को अमरीका और दीगर नेटो ममालिक की हिमायत और अस्करी कुमक हासिल होने पर लीबियन कौम के साथ किया गया ये अहद निभा कर दिखा दिया कि वो जान दे देंगे मगर अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।